हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद चंद्र प्रकाश पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आगाज करते हैं क्लास 10th की मैथ का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि दोस्तों त्रिकोणमिति। कहते हैं दोस्तों कि मंजिलें बड़ी मुश्किल होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मंजिलें बड़ी मुश्किल होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मगर तूफान भी वहाँ हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। भरोसा भरोसा ईश्वर पर है, भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो लिखा तकदीर में वही पाओगे। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो लिखा तकदीर में वही पाओगे। मगर भरोसा अगर खुद पर है, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी, तो खुदा भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो खुदा भी वही लिखेगा दोस्तों जो आप चाहोगे। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, यानी कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ट्राइगन एंड मेट्रॉन। दोस्तों जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ये ग्रीक भाषा के दो वर्डों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? पहला दोस्तों वर्ड है ट्राइगन, दूसरा अर्थ क्या है? मेट्रॉन। तो आइए इन दोनों वर्डों के अर्थ को समझते हैं। दोस्तों जो ट्रिग्नोमेट्री है इसको तीन पार्टों में तोड़ सकते हैं, ट्राइगन और दोस्तों क्या? मेट्रॉन। ट्राई का अर्थ होता है थ्री, ट्राई का अर्थ दोस्तों क्या होता है? थ्री होता है। और गान का अर्थ क्या होता है? साइड। गान का अर्थ होता है बेटा साइड। और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजर करना। क्या करना? मेजर करना। तो दोस्तों ट्राई का मतलब थ्री, गान का मतलब साइड और मेट्रॉन का मतलब मेजर करना। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या करने वाले हैं? तीन साइड से घिरी हुई आकृति को मापने वाले हैं। क्या करने वाले दोस्तों? तीन साइड से घिरी हुई आकृति के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसी का हम मेजरमेंट करने वाले हैं। तो दोस्तों बात करें ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with triangles, particularly triangles in a plane here one angle of a triangle is 90 degree। दोस्तों जो ट्रिग्नोमेट्री होती है मैथमेटिक्स की उस ब्रांच को ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? ट्राइंगल का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? ट्राइंगल का अध्ययन किया जाते हैं। और पार्टिकुलरली उस ट्राइंगल का अध्ययन करते हैं जिसका एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। जिसका दोस्तों एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। मतलब दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या करने वाले? तीन साइड से घिरी हुई आकृति के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और ट्रिग्नोमेट्री जो दोस्तों होती है वो मैथमेटिक्स की उस ब्रांच को ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? ट्राइंगल का अध्ययन किया जाता है। और पार्टिकुलरली हम उस ट्राइंगल का अध्ययन करेंगे जिसका एक कोण बेटा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उस ट्राइंगल का क्या नाम होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या नाम होता है उसका? राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो बेटा इसका एक कोण कितना? राइट एंगल ट्राइंगल का एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ए बी सी। यहाँ कोण बी कितना है? 90 डिग्री दे रखा है। तो बेटा कोण बी तो डिसाइड है कि कोण बी का मान कितना दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है। तो कोण ए और कोण सी कितने होंगे? तो बात करें बेटा कोण ए और कोण सी के बारे में, तो कोण ए और कोण सी, एंगल ए एंड एंगल सी आर between 1 डिग्री टू 89। मतलब दोस्तों ये दोनों जो कोण होंगे 1 डिग्री और 89 डिग्री के बीच में होंगे। दोनों ए और सी दोनों क्या होंगे? 1 डिग्री और 89 डिग्री के बीच में दोस्तों इनका योग होगा। तो दोस्तों
हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किस ट्राइंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं? राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको बताया गया कि राइट एंगल ट्राइंगल बेटा क्या होता है? वह ट्राइंगल जिसका एक कोण क्या हो, जिसका एक एंगल बेटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। बाकी के दोनों एंगल कैसे होने चाहिए? न्यून कोण होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? न्यून कोण। न्यून कोण बेटा क्या होते हैं? वे एंगल जिनका मान क्या हो 90 डिग्री से कम होता है, वो क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। तो दोस्तों एंगल ए और एंगल सी, इसका मान कितना होगा? 1 डिग्री और 89 डिग्री के बीच में होगा। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री स्पेशली डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। बेटा जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, ट्रिग्नोमेट्री में हम इस राइट एंगल ट्राइंगल के बीच बनने वाले कोण और साइड के बीच में संबंध के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मतलब जो समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज में कोण और उसकी साइड के बीच में जो रिलेशन, जो संबंध बताता है, कौन बताता है भाई? ट्रिग्नोमेट्री में इसका संबंध पता चलता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में हम किन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। और कैसे ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं? राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। दोस्तों अब जान लेते हैं हम कि व्हाई डू वी स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि हम त्रिकोणमिति को क्यों पढ़ते हैं और त्रिकोणमिति का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो दोस्तों कभी भी हाँ आप क्या करते हैं, जब किसी पेड़ को देखते हैं, पेड़ को देखने पर आपके मन में एक विचार आता है कि ये पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। तो बता दें दोस्तों कि ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से हम उस पेड़ की ऊंचाई को मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये भाई साहब हैं, ये जब इस रास्ते से गुजर रहे थे तो इन्होंने क्या देखा भाई? इन्होंने क्या देखा? एक पेड़ देखा। अब इनके मन में ख्याल आया कि पेड़ कितना ऊंचा होगा। तो पेड़ की अगर बेटा इन्हें क्या पता हो, ये जिस एंगल से कोण को देख रहे हैं, जिस एंगल से ये कोण को देख रहे हैं, मतलब ये थीटा अगर हमें पता हो, जिस एंगल से पेड़ को देख रहे हैं और पेड़ से इस व्यक्ति की दूरी, डिस्टेंस पता हो हमें, तो हम क्या कर सकते हैं? इस पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? इस पेड़ की ऊंचाई को हम ज्ञात कर सकते हैं। और जैसे दोस्तों कभी भी कोई एक बहुत लंबा पेड़ है, एक क्या बनाते हैं? एक बहुत लंबा पेड़ है, कोई क्या है? बहुत लंबा पेड़ है, और ये क्या होता है? बीच से टूट जाता है। क्या होता है? बीच से टूट जाता है। ये क्या होता है भाई? बीच से क्या होता है बेटा? टूट जाता है। टूटने के बाद ये क्या होता है? जमीन पर के सरफेस से क्या होता है? झुक जाता है। झुकने पर अगर हमसे इसकी हाइट पूछी जाए, इसकी हाइट पूछे, तो हमें दोस्तों अगर ये पता हो कि ये कितने एंगल पर जाके सरफेस से झुका हुआ है, तो हम इस पूरे पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। किसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों हम पहुंच गए कहाँ? दिल्ली के कुतुब मीनार में। तो कुतुब मीनार में जब दोस्तों दिल्ली पहुंचे तो वहां से ये पर्सन यहाँ से भाई गुजर रहे थे। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कुतुब मीनार को। इन्होंने बेटा क्या देखा? कुतुब मीनार को। अभी मन ही मन में सोचने लगे भाई कुतुब मीनार ये कितना ऊंचा है, अब ये उसके बारे में सोच रहे हैं। तो जब बेटा ये कुतुब मीनार को देखें तो यहाँ से इन्होंने कुतुब मीनार क्या देखिए शिखर को देखा। शिखर को देखा तो यहाँ से ये कैसा ट्राइंगल बन गया? ये क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया। कैसा बन गया बेटा? ये बन गया एक ट्राइंगल। तो इसी हमने अभी बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्री बेटा होती है, ट्रिग्नोमेट्री में हम किसका अध्ययन करेंगे? त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, इस एंगल, और हमें ये पता चल जाए कि ये जो व्यक्ति जो है ये कुतुब मीनार से कितनी दूरी पर है, तो हम इस कुतुब मीनार की ऊंचाई को बेटा ज्ञात कर सकते हैं। कुतुब मीनार की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। और हम ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे कि आप कहीं पर खड़े हुए हैं, नदी के किनारे पर खड़े हुए हैं, और नदी के उस किनारे बेटा कोई क्या है? टावर हाउस, कोई बड़ा का खंभा लगा हुआ है। खंभे की आपको ऊंचाई फाइंड करनी है। आप नदी के इस किनारे हैं तो नदी में पिलकर तो जाएंगे उस खंभे की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए। तो बेटा अगर आपको ये पता हो कि आप कितने एंगल से खंभे को देख रहे हैं और नदी की चौड़ाई पता हो, तो आप ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से क्या ज्ञात कर सकते हैं? उस खंभे की ऊंचाई को आप ज्ञात कर सकते हैं।
तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का हम प्रयोग कहाँ पर करेंगे। तो अब डिस्कस करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, यानी कि समकोण त्रिभुज। प्लस समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? समकोण त्रिभुज। तो इसका नाम देते हैं ए बी सी। एंगल भी कितना मान लेते हैं? कितना कोण है बेटा? 90 डिग्री। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन लिख लेंगे अ ट्राइंगल इन which one angle is equal to 90 is called right angle triangle। यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। बड़ा बाकी के जो दो कोण होंगे, कोण ए और कोण सी, ये कितने होंगे? एंगल ए और एंगल सी जो होंगे ये कैसे होंगे? न्यून कोण होंगे, यानी एक्यूट एंगल होंगे। न्यून कोण किसे कहते हैं? वे एंगल जिनका सम बड़ा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इनका सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। मान लेते हैं जैसे एंगल ए और एंगल सी। अगर एंगल ए बेटा 30 अंश है, एंगल ए कितना? 30 अंश, तो एंगल सी कितना होगा? 60 हो जाएगा। क्योंकि हमें ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, क्योंकि ये तो 90 है ही है। 90 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अगर बेटा ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर ये 45 है तो ये कितना होगा? ये भी 45 हो जाएगा। अगर ये सपोज करो कि ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, क्योंकि इनका सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो आप ये जान गए कि राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, यानी समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। जिसका बेटा एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो समकोण त्रिभुज जो बेटा कोण 90 डिग्री बनता है, इसके सामने की जो भुजा होती है इसे क्या बोलते हैं? कर्ण बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसको कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। अगर हम इस एंगल की बात करें तो अगर ये थीटा हम ले रहे हैं तो इसके सामने की जो भुजा होगी इसको क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको परपेंडिकुलर। बट जिस साइड से लगकर एंगल बन रहा है उसे क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आधार बोलते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको बेस कहते हैं। तो भाई इसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब हो जाएगी, जिससे कोण लगकर बना वो क्या? आधार हो जाएगी। और 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। बेटा अगर हम एंगल यहाँ ले रहे हैं, अगर एंगल हम यहाँ ले रहे हैं तो इसके लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि लंब और आधार क्या होते हैं? एक्सचेंज होते रहते, बदलते रहते हैं। लेकिन बेटा जो हाइपोटेनियस होता है, यानी कि जो कर्ण होता है, वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। वो क्या होता है? फिक्स होता है। तो आप ये जान गए कि राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं। इसी राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा हम क्या करेंगे? 6 त्रिकोणमितीय रेशियो को पढ़ने वाले हैं, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से होंगे? जैसे कि एक को ले लो, लंब ले लो, यहाँ पर परपेंडिकुलर लिया, परपेंडिकुलर को इन दोनों से डिवाइड करो। एक बार इसको बेस से डिवाइड कर दो, एक बार इसको क्या करो? हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दो। एक बार बेटा क्या करो? आप बेस को ले लो, बेस को लियो, एक बार इसको परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दो और एक बार इसको हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दो। एक इसी प्रकार बेटा एक बार क्या लो? हाइपोटेनियस को ले लो, हाइपोटेनियस को ले लिया, इसको एक बार बेस से डिवाइड कर दो और एक बार क्या करो? इसको हाइपोटेनियस को ले लो, एक बार इसको परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर देखो पहले दो ये त्रिकोणमितीय अनुपात, ये क्या हो जाएंगे? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएंगे। ये दो देखो यहाँ पर क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर को लिया, बेस और हाइपोटेनियस से डिवाइड किया गया, 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ये बन गए। हाइपोटेनियस को लिया, बेस और परपेंडिकुलर 2 से डिवाइड किया गया, क्या बन गया यहाँ पर? 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ये और 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ये। इन्हीं के बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये समझ में आया कि कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात और कितने त्रिकोणमितीय अनुपात को हमको पढ़ना है। जैसे यहाँ पर बेटा लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब यानी कि लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा होता है। अभी आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो बेटा बात करें कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो होती है पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। अब हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय
पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? ये कहती है किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, ये भी कहाँ लगती है? समकोण त्रिभुज में लगती है। मतलब समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा का वर्ग होगा वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब बेटा कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर कोई भी त्रिभुज इस कंडीशन को फॉलो कर रहा तो क्या हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम वहां पर लागू हो जाएगी और वो त्रिभुज कैसा कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे मैं ये मान लेता हूँ कि 3 साइड दे रखी है, 1 5 4 3। एक त्रिभुज दिया जिसकी साइड कितनी? 5 4 3। इसमें करो भाई, बड़ी भुजा कौन सी है? 5 है। 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर कितना? 25 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर ऐड करो, देखो इसके बराबर आ रहा है, ये 25 आ रहा है। इन दोनों का स्क्वायर बेटा कितना आएगा? 25 आएगा। मतलब यहाँ देखो बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगे? समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो जाएंगी। ये क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है। मैं इसकी ट्रिक की भी बात करूंगा कि आप समकोण त्रिभुज की भुजा को कैसे निकालेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं बेटा इसको। कोई भी समकोण त्रिभुज दे रखा है, सपोज करो एक समकोण त्रिभुज दिया है, एक क्या दे रखा है? समकोण त्रिभुज दे रखा है। इसकी एक साइड हमें पता है, हमें ये पता है 3 है, इसका नाम देते हैं ABC। बाकी की हमें दोनों साइड निकालनी, बाकी की हमें क्या करना है? इसकी दोनों साइड निकालनी। अगर बेटा समकोण त्रिभुज की एक भी भुजा पता हो तो आप बाकी की उनकी दोनों भुजाओं को भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जब संख्या क्या हो? विषम हो। जब संख्या क्या हो? विषम हो। जब संख्या विषम हो, संख्या कैसी होनी चाहिए? विषम हो। तब बेटा क्या होती है? एक भुजा पता है, 3 पता है, तो इसकी साइड कैसे निकलते हैं? एक पहली होती है x, दूसरी क्या होती है? x² - 1/2। तीसरी क्या होती है? x² + 1/2। हमें पहली भुजा पता है, 3 पता है, तो ये 3 हो जाएगी। इसमें क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर - 1/2। यहाँ क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर + 1/2। इसको करो, ये तो 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 9 से 1 घटाओ कितना? 8 बचेगा। 8 का आधा करो कितना? 2। तो 8 का आधा 2 से 8 का आधा करो कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो ये भुजा कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसमें 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 9 होता है। 9 में 1 जोड़ो कितना? 10। 10 का आधा करो कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड करो 10 को कितना? 5 हो जाएगा। तो एक भुजा हमें क्या पता था? 3। ये 4 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये भुजा कितनी होगी? ये 4 होगी और ये कितनी होगी? 5 हो जाएगी। ये आपको समझ गए। तो कोई भी अगर किसी भी समकोण त्रिभुज की अगर एक भुजा पता है और संख्या कैसी हो? विषम है, तो आप उसकी अन्य दोनों भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं। अन्य उसकी दोनों भुजाओं को ज्ञात कर, जैसे दूसरा हम ले लेते हैं। जैसे दूसरी भुजा, हमें एक त्रिभुज दिया है, इसकी भुजा हम क्या मान लेते हैं? 5 दे रखी। जरूरी नहीं कि यही दिया हो, आपको ये भी दे सकता है, 5 दे रखा हो, तब हम उसको निकाल लेंगे बेटा अन्य दो भुजाओं को। तो ये 5 हो जाएगी। यहाँ क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर होगा, -1 होगा, अपान में 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर + 1 होगा, अपान में क्या होगा? 2 होगा। ये पहली भुजा 5 हो जाएगी। दूसरा 25 - 1 कितना? 24। 24 का 2 से डिवाइड को बेटा कितना आएगा? 12 आएगा। यहाँ 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 + 1 कितना होगा? 26 होगा। 26 का आधा को बेटा कितना होगा? 13 हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर एक भुजा पता है तो बाकी की हम दो भुजाओं को समकोण मतलब पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज की बाकी की दो भुजाओं को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा आगे बात करें, फार्मूला आपने लिख लिया होगा कि विषम संख्या अगर एक भी समकोण त्रिभुज की एक भी साइड दे रखी है तो बाकी की दोनों साइड को हम ज्ञात कर सकते हैं। एक ट्रिक भी और भी होती है इसका, 3 4 5। अगर हमें ये पता है कि ये क्या है? समकोण त्रिभुज के 3 ट्रिपलेट है। क्या है? 3 ट्रिपलेट दे रखे हैं। तो बाकी के ट्रिपलेट क्या होंगे? आप क्या करो? सब में 2 से मल्टीप्लाई कराओ। 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये भी क्या होगा? समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 3 से कराओ, ये 9 हो जाएगा, ये 12 होगा, ये 13 हो जाएगा। 4 से करा दो,
कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कैसे 4 से कराए, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 5 से कराओ, ये कितना होगा, 15 हो जाएगा, 15 होगा। 5 से यहाँ करो 20 होगा, 5 से यहाँ करो 25 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि जो है समकोण त्रिभुज की अगर एक भी भुजा हमें पता है, क्या पता है, एक भी भुजा पता, तो बाकी के दो भुजाओं को हम ज्ञात कर सकते हैं। बाकी बेटा अगर एक भी ट्रिपलेट पता है समकोण त्रिभुज का, तो उसमें किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उनसे जो ट्रिपलेट बनेगा वो भी भुजाएं कैसी होंगी, समकोण त्रिभुज की ही भुजाएं होंगी। 4 पंचे 20, 50 25, 5 3 15। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये ट्रिपलेट, तो आपके वो ट्रिपलेट याद हो गए होंगे। और आप कोई भी त्रिभुज की अगर एक भी भुजा दे रखी है तो आप बाकी की ट्रिपलेट को निकाल सकते हैं। अब यहाँ से जैसे इसी त्रिभुज में दे देता कि एक भुजा दे देता, सपोज को तुमको एक भुजा देता 11, एक भुजा देता 11, दूसरी भुजा देता 60। अब ये भुजा निकालनी हो तो आपको काफी टाइम लगेगा, आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा इसको निकालने में। लेकिन बेटा अगर आपको एक भी भुजा पता है तो आप कैसे निकालेंगे, 11 दे रखा है, ये 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। एक भुजा बढ़ के होती है, मतलब जब संख्या विषम दे रखी है, जैसे यहाँ देखो 3 दिया था, ये 4, 4 के बाद क्या 5 आया, 4 के बाद क्या आया 5 आया, 5 के इसी प्रकार 11 के लिए आप ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ट्रिपलेट से निकाल सकते हो। फार्मूला क्या होता है, एक्स होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 होता है, और क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 होता है। यहाँ से आप निकाल सकते हो, जैसे एक्स कितना 11 दे रखा है, विषम संख्या है तो ये तो 11 हो जाएगा। यहाँ 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121, 121 माइनस 1 करेंगे बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं एक बार, 11 का स्क्वायर माइनस 1/2 हो जाएगा। ये क्या होगा, 11 का स्क्वायर प्लस 1/2 हो जाएगा। यहाँ तो 11 ही होगा। ये बेटा 11 का स्क्वायर कितना, 121 माइनस 1 कितना 120 हो जाएगा, 120 का आधा करोगे कितना 60 आ जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। ये 11 का स्क्वायर 120 हो, 11 का स्क्वायर 121, 121 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा, 122 का आधा करेंगे कितना 61 आ जाएगा। कितना आएगा, 61 आएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज की अगर एक साइड में पता है तो बाकी की दोनों साइडों को हम निकाल सकते हैं। बहुत आसानी से आपको बताया गया। अब हम बात करते हैं, जब संख्या क्या दे हो, कोई विषम कोई सम नंबर दिया हो, जब एक साइड क्या दे रखी हो, सम दे रखी हो, तब आप कैसे निकालेंगे, जब बेटा संख्या कैसी हो, सम हो। जब संख्या सम हो, जब संख्या कैसी हो भाई, सम हो। सपोज करो हमें एक साइड दे रखी, एक साइड हमें कितनी दी बेटा 4 दे रही, एक साइड हम दे कितनी रखी 6 दे रखी। ये मान लेते हैं कि साइड कितनी दे रखी है, 6 दे रखी, क्योंकि सम संख्या का जो ट्रिपलेट बनता है वो 6 से छोटी संख्या का सम ट्रिपलेट नहीं बनता है। बेटा अगर एक 6 दे रखी है तो बाकी की भुजाएं कैसे ज्ञात करेंगे, फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4/4, और क्या होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4/4। जैसे एक साइड हमें 6 दे रखी, बाकी की दोनों साइड हमें निकालनी है, बाकी की दोनों साइड हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ तो 6 हो जाएगा, यहाँ बेटा क्या करेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 4/4, और ये क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस 4/4 हो जाएगा। इसको करो, ये तो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 माइनस 4 करेंगे कितना 32 हो जाएगा, और 4 8 32 होता, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको करेंगे 6 का स्क्वायर कितना 36 होगा, 36 में 4 जोड़ेंगे कितना 40 हो जाएगा, 40 को 4 से डिवाइड कर बेटा 10 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक भुजा अगर 6 है तो ये कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ये कितनी होगी 10 हो जाएगी। भाई ये 10 क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है कर्ण है, कर्ण क्या होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण क्या होती है बेटा सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ऐसे ही आप बहुत सारी भुजाओं को फाइंड कर सकते हैं। अगर समकोण त्रिभुज की एक ही भुजा आपको पता है तो आप बेटे क्या कर सकते हैं, इनकी सहायता से बाकी की दोनों भुजाओं को आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिपलेट, आशा करते हैं कि आप ट्रिपलेट को याद रखें। ट्रिपलेट को अगर आप एक भी ट्रिपलेट को अगर याद कर लेते हैं तो आप क्या करें, उसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर आएंगे, जो भी ट्रिपलेट बनेंगे वो कैसे होंगे, समकोण त्रिभुज के ही ट्रिपलेट होंगे। देखते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 3 को आप याद रखेंगे, 3 क्या होते हैं, उनके अपोजिट होते हैं। तो लिखते हैं तीनों साइन थीटा, कॉस थीटा, और क्या होता है टैन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। बाकी के 3 जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अपोजिट होते हैं। बेटा बात करें इनको याद कैसे रखेंगे आप, पी बी पी एच एच
एच बी। कैसे आप इनको याद रखेंगे? पी का मतलब इसको पढ़िए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी कि पी का मतलब बेटा क्या? परपेंडिकुलर। एच का मतलब क्या? हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हिंदी में क्या है? लंब। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण होगा, यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? बी और एच लिखा तो बेस अपन हाइपोटेनियस हो जाएगा। tan थीटा बराबर बेटा क्या होगा? पी अपन बी हो जाएगा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा बेटा होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है। और tan थीटा का उल्टा क्या होता है? tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। पी का मतलब बेटा क्या होता है? पंडित पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल। ऐसे आप इसको याद रखेंगे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तौल। ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। तो साइन थीटा का मतलब बेटा क्या हो जाएगा कि P अपान एच लिखा तो इसका मतलब बेस अपान में हाइपोटेनियस हो जाएगा। और कॉसेक थीटा इसका क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा। बेटा कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपान हाइपोटेनियस। tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा। हिंदी में आप इसको याद रखना चाहते हैं तो हिंदी में याद करने के लिए आपको बता दें, जैसे आप याद करते हैं, सब आपने को पढ़ा भी होगा, लाल बटे कक्का। क्या पढ़ते हैं? लाल बटे कक्का पढ़ते हैं। एक दूसरा कॉन्सेप्ट आप ऐसे भी याद कर सकते हैं भाई, एल इसको लिखते हैं क्या? साइन थीटा। ये क्या होता है? कॉस थीटा। ये बेटा tan थीटा। साइन थीटा क्या? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और tan थीटा लंब बटे आधार। साइन थीटा को उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा को उल्टा कॉसेक थीटा। कॉस थीटा को उल्टा सेक थीटा और tan थीटा को उल्टा कॉट थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? यहां से बेटा होगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा लंब बटे कर्ण एल अपान के, यानी कि लंब बटे कर्ण साइन थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? के बटे एल, यानी कि कर्ण बटे लंब हो जाएगा। साइन थीटा हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा बराबर देखो यहाँ से, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण ए अपान के, क्या होगा? ए अपान के हो जाएगा, यानी आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो सेक थीटा क्या होता है? इसका मतलब बेटा आधार बटे कर्ण। बात करें बेटा सेक थीटा की कि सेक थीटा क्या होगा? तो सेक थीटा क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा तो इसका उल्टा कर्ण बटे आधार, मतलब के अपान ए हो जाएगा। बात करें tan थीटा की कि tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार एल अपान ए हो जाएगा। क्या होगा? ये लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा। बात करें tan थीटा पता है तो cot थीटा क्या होगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। cot थीटा क्या होगा भाई? इसका अपोजिट हो जाएगा। ये बेटा क्या हो जाएगा? यानी आधार बटे लंब ए अपान एल हो जाएगा। तो ये आपको क्या हो गई? क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात। याद कैसे आप रखेंगे? ऐसे आप याद रखेंगे कि साइन थीटा क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। यानी कि आपको साइन थीटा का सबसे पहले भाई साइन काश याद रहते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। tan थीटा क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। साइन थीटा को उल्टा क्या होगा? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस और कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे? क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएंगे। दोस्तों भी पढ़े कि साइन थीटा किसका अपोजिट होता है? कॉसेक थीटा होता है। जो साइन थीटा होता है ये वही अपोजिट किसका होता है? कॉसेक थीटा का। किसका होता है? कॉसेक थीटा का होता है। जो कॉस थीटा होता है ये किसका अपोजिट होता है? ये होता है सेक थीटा का अपोजिट होता है। और जो बेटा होता है tan थीटा ये किसका अपोजिट होता है? ये होता है कॉट थीटा का अपोजिट होता है। तो साइन थीटा अपोजिट होता है कॉसेक थीटा का, कॉस थीटा अपोजिट होता है सेक थीटा का और tan थीटा अपोजिट होता है कॉट थीटा का। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? साइन थीटा इंटू
कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे 1 होगा भाई, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और कॉसेक थीटा क्या इसका अपोजिट होता है, तो ये क्या होगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। यहाँ से बेटा ये 1 है, कैसे के कैंसिल होगा, एलसीएल कैंसिल होगा, 1 इंटू 1 क्या होता है 1, 1 बराबर क्या होगा 1। तो ऐसे क्या होता है, 1 हो जाता है। क्या होता है, 1 हो जाता है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो यहाँ से क्या होगा, साइन थीटा बराबर निकाले। आपको ये पता है कि मल्टीप्लाई में कोई दो नंबर लिखे होते हैं तो इक्वल के उस साइड जाते हैं तो क्या होते हैं, डिवाइड में चले जाते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ से बेटा कॉसेक थीटा बराबर निकालें, कॉसेक थीटा बराबर तो क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे जो बेटा कॉस थीटा और सेक थीटा भी क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर निकालें तो क्या आएगा, 1 अपॉन में सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू निकालें बेटा तो क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। टैन थीटा का देखेंगे, टैन थीटा और कॉस थीटा भी क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। बेटा यहाँ से टैन थीटा इक्वल टू निकाले तो क्या होगा, 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा। और कॉट थीटा इक्वल टू निकाले तो क्या होगा, 1 अपॉन टैन थीटा हो जाएगा। तो ये फार्मूले आप याद कर सकते हैं। यहाँ साइन थीटा अपोजिट होता है कॉसेक थीटा का, कॉस थीटा अपोजिट होता है सेक थीटा का, टैन थीटा अपोजिट होता है कॉट थीटा का। और ये सारे क्या हो जाएंगे, फार्मूले हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप इसको नोट करें। इसके बाद हम बात करेंगे सर्व समीका की। इसकी बात करेंगे सर्व समीका की। कुछ सर्व समीकाएं होती हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कितनी सर्व समीका होती है, 3 सर्व समीका होती है। सर्व समीका कितनी होती, 3 होती है। पहली सर्व समीका बेटा होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सेकंड होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। दोनों की बात कर लेते हैं। तीसरी बेटा होती है, चलिए 2 की बात करेंगे, तीसरी यहां लिख लेते हैं। तीसरी क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये तीनों क्या होती हैं, सर्व समीकाएं होती हैं। पहली जैसे ये लिखी हुई है, पहली सर्व समीका जिससे बात करें बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर इस यहाँ से बेटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, कॉस स्क्वायर थीटा इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। दूसरी सेकेंड नंबर पे हमने ये पढ़ा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर बेटा सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ से जब टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो बेटा कितना आएगा, ये देखो सेक स्क्वायर, इसको उधर भी तो कितना होगा, प्लस हो जाएगा, इधर लाओ माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। थर्ड की बात करें तो थर्ड हमने क्या पढ़ा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से बेटा अगर वैल्यू निकालें कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकाले तो कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये सारी क्या हो जाएंगे, तीनों सर्व समीकाएं हो जाएंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर किया गया, जिनके बारे में आपको बताया गया कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री में किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और भी रह गया उसके बारे में क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।